अच्छा बेटे, आज का हमारा टॉपिक है तीसरा आइडियल गैस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है बेटा, तीसरा आइडियल गैस लॉ एवोगाड्रोस लॉ। और बेटे, जिस तरह हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ पढ़ा था, ठीक है भाई, क्या क्या हेडिंग्स पढ़ी थी? इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और उसके बाद वेरिफिकेशन। बेटा बिल्कुल उसी तरह एवोगाड्रोस लॉ को भी हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एवोगाड्रोस लॉ में हमारे पास क्या आएगा? इंट्रोडक्शन। और बेटे आप सब जानते हो इंट्रोडक्शन में हम दो बातें लिखते हैं। ठीक है भाई, इंट्रोडक्शन में हम दो बातें लिखते हैं कि लॉ किस साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किया और कब प्रेजेंट किया। तो भाई दिस लॉ was formulated by Amudo Avogadro in 1811. Amudo 1811। अच्छा भाई, इसके बाद क्या है? स्टेटमेंट। अब देखो बेटा, इस लॉ की स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग है। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट मिलती जुलती थी कुछ। ऐसे थे ना बेटा, बॉयल्स लॉ में हम कहते थे कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। चार्ल्स लॉ में कहते थे द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बेटा एवोगाड्रोस लॉ की स्टेटमेंट थोड़ी सी मुख्तलिफ है, और वो क्या है जरा लिखिएगा। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ different gases contain equal number of molecules at same temperature and pressure. Equal volumes of different gases contain equal number of molecules at same temperature and pressure. ये है बेटा एवोगाड्रोस लॉ की स्टेटमेंट। अब पहले बेटा इसको समझिए ध्यान से और अच्छे से। कह रहे हैं अगर मुख्तलिफ गैसेस के सैंपल हमारे पास रखे हुए हो, ठीक है भाई, अगर हमारे पास मुख्तलिफ गैसेस के सैंपल्स रखे हुए हो और उसमें तीन चीजें सेम हो, ठीक है भाई, तीन चीजें उन तीनों सैंपल्स में सेम हो, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है बेटा, मैंने क्या बताया कि अगर हमारे पास तीन मुख्तलिफ गैसेस के सैंपल्स रखे हुए हो और उसमें तीन चीजें सेम हो, क्या? तीनों का वॉल्यूम सेम हो, तीनों का टेम्परेचर सेम हो, तीनों का प्रेशर सेम हो, तो बेटा याद रखिएगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी तीनों में फिर क्या होंगे? सेम। ये है एवोगाड्रोस लॉ कि अगर मुख्तलिफ गैसेस का वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो बेटा उनमें फिर मॉलिक्यूल्स की तादाद भी सेम होगी। ये है एवोगाड्रोस लॉ की स्टेटमेंट। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है बेटा, मुख्तलिफ गैसेस का वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा तो बेटा उनमें मॉलिक्यूल्स की लॉ।
ठीक है बेटा, स्टेटमेंट समझ में आ गई सबको? जल्दी बताइएगा। अच्छा भाई, स्टेटमेंट के बाद क्या होता है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है भाई। स्टेटमेंट के बाद क्या होता है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। Volume is directly proportional to moles at constant temperature and pressure। अब बेटा आप सोच सकते हो, उसकी स्टेटमेंट से सिंपली ड्राइव हो गया था। स्टेटमेंट ही क्या थी कि एक गैस का वॉल्यूम और प्रेशर क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपने लिखा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, आंसर पास। ऐसे ही जब चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट आपने पढ़ी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यही स्टेटमेंट है। आपने मैथमेटिकली लिखा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, आंसर बात समझ में आ गई। लेकिन बेटा जब आप एवोगाड्रोस लॉ की स्टेटमेंट देखते हो और उसके बाद उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हो, तो अक्सर बच्चे जो है इन दोनों बातों को रिलेट नहीं कर पाते। अब जरा समझोगे इसको रिलेट कैसे करना है। बेटा आपको एवोगाड्रोस लॉ की एक शर्त पता होनी चाहिए। जैसे बॉयल्स लॉ की शर्त थी कांस्टेंट टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ की शर्त थी कांस्टेंट प्रेशर, एवोगाड्रोस लॉ की शर्त है बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट। टेम्परेचर भी कांस्टेंट और प्रेशर भी कांस्टेंट। बेटा मुझे बताओ कि अगर मुख्तलिफ गैसेस के सैंपल मेरे पास रखे हुए हैं जिनका वॉल्यूम भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, शर्त यह है कि टेम्परेचर और प्रेशर को क्या रखना है? कांस्टेंट। तो अब उस गैस का वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से चेंज हो सकता है। अगर आप टेम्परेचर भी चेंज नहीं कर रहे, अगर आप प्रेशर भी चेंज नहीं कर रहे, तो गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहेगा, अनलेस के आप उसका अमाउंट चेंज करो। बेटा n रिप्रेजेंट करता है मोल्स को, ठीक है बेटा, n रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? मोल्स को। और बेटा याद रखिएगा कि मोल्स रिप्रेजेंट करता है अमाउंट को। ये हम पढ़ चुके हैं मोल के टॉपिक में, ऐसे ही था ना भाई। मोल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? अमाउंट को। तो बेटा अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम का रिलेशन फिर सिर्फ और सिर्फ किससे निकल सकता है? मोल से। अमाउंट बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अमाउंट कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा। और अगर अमाउंट चेंज नहीं करोगे, टेम्परेचर और प्रेशर पहले से कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी वजह से बेटा मैथमेटिकल रिलेशनशिप बना है। अमाउंट बढ़ने से प्रेशर, बेटा प्रेशर को रखना है ना कांस्टेंट, तो वॉल्यूम बढ़ेगा ताकि प्रेशर कांस्टेंट रहे। और बेटा रमीशा दूसरा सवाल है मास। बिल्कुल बेटा मास डिफरेंट होगा, हमने पढ़ा था मोल बराबर होने चाहिए। मास, मोल्स डिफरेंट गैसेस के मोल बराबर होते हैं तो मास तो अलग ही होता है। मास का अलग होना इज नॉट एन इश्यू इन दिस सिचुएशन। ठीक है भाई, समझ में आ गया कि इस स्टेटमेंट से ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे आ रहा है? क्योंकि बेटा इस स्टेटमेंट से हमें समझ में ये आ रहा है कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही क्या हैं? कांस्टेंट। और बेटा जब टेम्परेचर भी कांस्टेंट, प्रेशर भी कांस्टेंट, तो वॉल्यूम का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ किसके साथ बचेगा? मोल्स, यानी कि अमाउंट ऑफ गैस के साथ। और रिलेशनशिप होगा क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, आप अमाउंट बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अमाउंट कम करोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, कांस्टेंट टेम्परेचर कितना होना मसला नहीं है, मैं कह रहा हूं जितना भी है। जब तीनों सैंपल का वॉल्यूम बराबर हो गया, तो अब आपने वही टेम्परेचर और वही प्रेशर कांस्टेंट रखना है। ठीक है बेटा, जब आपने 3 सिलेंडर में 3 मुख्तलिफ गैसेस भरी, तीनों का वॉल्यूम जिस टेम्परेचर और प्रेशर पे बराबर हो गया, बस वही टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखना होगा? कांस्टेंट। ठीक है बेटा रमीशा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस जिस टेम्परेचर पे और जिस प्रेशर पे तीनों सैंपल्स का वॉल्यूम बराबर हो गया, बस आपने वही टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन करना है। अब देखो वही साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे
तो क्या लगेगा, इक्वल्स और कांस्टेंट क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू k इंटू एन। ये n इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो v अपॉन n इज इक्वल टू k। ठीक है बेटा, यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट। अब देखो बेटा बिल्कुल वैसी ही इक्वेशन आ गई जैसे बॉयल्स लॉ में आई थी, पीवी इज इक्वल टू के, जैसे चार्ल्स लॉ में आई थी v अपॉन टी इज इक्वल टू के, ऐसे ही यहाँ पे क्या आ गई, v अपॉन एन इज इक्वल टू के। यानी कि बेटा अगर एक गैस का टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो उस गैस के वॉल्यूम और मोल्स का रेशो भी क्या रहेगा, k यानी कि कांस्टेंट। ठीक है बेटा, v अपॉन एन इज इक्वल टू के का क्या मतलब है कि अगर एक गैस का या अगर मुख्तलिफ गैसेस के टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो उनके वॉल्यूम और मोल्स के रेशो भी क्या रहेंगे, कांस्टेंट। अब चाहे वो इनिशियल का हो, फॉर इनिशियल स्टेट, बिल्कुल चार्ल्स लॉ जैसी डेरिवेशन है, अपॉन n1 इज इक्वल टू k। ठीक है बेटा, चाहे वो फाइनल स्टेट का हो, फॉर फाइनल स्टेट v2 अपॉन n2 इज इक्वल टू k। ठीक है भाई, इस इक्वेशन से ही ये दोनों ड्राइव हुई है। v अपॉन एन इज इक्वल टू के का मतलब है एक गैस के वॉल्यूम और मोल्स का रेशो क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब चाहे वो इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल मोल्स का हो, चाहे वो फाइनल वॉल्यूम और फाइनल मोल्स का रेशो हो, तो v1 अपॉन n1 भी k के बराबर, v2 अपॉन n2 भी k के बराबर होगा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों के लेफ्ट राइट साइड पे सेम है k, तो हम क्या कर लेंगे बेटा, क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v1 अपॉन n1 इज इक्वल टू v2 अपॉन n2। दिस इक्वेशन represents mathematical form, this equation represents mathematical form of Avogadro's law। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है एवोगाड्रोस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म को, v1 अपॉन n1 इज इक्वल टू v2 अपॉन n2। बेटा क्लियर है यहां तक सबको, नहीं? अच्छा बेटा, एवोगाड्रोस लॉ बहुत छोटा सा है, इसकी वेरिफिकेशंस नहीं है। इसके बाद एक चार्ट बनाना है हमें एग्जाम्पल्स का, और उसके बाद बेटा वही वाली लॉजिकल एक्सप्लेनेशन वाली हेडिंग है, इंटरप्रिटेशन वाली, और इस पे एवोगाड्रोस लॉ कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सबसे पहले एग्जाम्पल्स की हेडिंग डालें और इसमें हमें चार्ट बनाना है। ठीक है बेटा, चार्ट में पहला कॉलम जो होगा वो होगा गैस का। ठीक है बेटा, दूसरा अमाउंट का होगा, तीसरा कंडीशंस, चौथा होगा वॉल्यूम, और होगा मॉलिक्यूल्स। 3। ठीक है बेटा, तो ये चार्ट बनेगा, गैस, अमाउंट, कंडीशंस, वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स। बेटा मैं बनवा रहा हूं, अपने पास से क्या बनाओगे बेटे। सबसे पहली गैस जो एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, वैसे तो आपकी मर्जी है, आपको कौन सी अच्छी लगती है, आपको जो अच्छी लगती है वो ले ले। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी लगती है, क्यों भाई? ठीक है भाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड, चले आपकी फरमाइश पे ले लेते हैं, कोई बात नहीं। बेटा अमाउंट लेंगे 1 मोल। ठीक है भाई, कितना अमाउंट लेंगे,
1 मोल। कंडीशन रखेंगे एसटीपी। क्या होता है एसटीपी? क्या होता है एसटीपी? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। क्या वैल्यूज हैं एसटीपी की? कितने टेम्परेचर को स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहते हैं, कितने प्रेशर को स्टैंडर्ड प्रेशर कहते हैं, बताओ। हाँ बेटे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर। बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और स्टैंडर्ड प्रेशर। हसन क्या पूछ रहा हूं, क्या बता रहे हो बेटा? रमीशा क्या पूछ रहा हूं, क्या बता रहे हो? पूछ रहा हूं टेम्परेचर प्रेशर बता रहे हो, वॉल्यूम। बेटा टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? 1 एटमॉस्फेयर। तो भाई अगर किसी भी गैस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो तो इसे हम क्या कहते थे? स्टैंडर्ड कंडीशंस या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड कंडीशन रखेंगे। ठीक है भाई। अब बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। किसी भी गैस का 1 मोल एसटीपी पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? अब बताओ, पढ़ा था ना, किसी भी गैस का अमाउंट अगर कितना हो 1 मोल और कंडीशंस अगर क्या हो एसटीपी, तो वॉल्यूम कितना होगा? फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट। अब नहीं बोल रहा है, गलत जगह पर गलत वैल्यूज कोट कर देते हैं। 22.4 डीएम क्यूब यहां आना है। ठीक है बेटा, ये कांस्टेंट वैल्यू है। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते थे इसको? मोलर गैस वॉल्यूम एट एसटीपी। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, आपको पता है किसी भी गैस का 1 मोल कंडीशंस अगर क्या हो एसटीपी तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4 डीएम क्यूब। और बेटा बताओ 1 मोल में मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? सबको पता है। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी होती है? एवोगाड्रोस नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23। चले जी, एक रॉ फिल हो गई है। अगली गैस कौन सी पसंद है भाई? है कार्बोहाइड्रेट। कौन था ये? क्या बोला इसने, दोबारा बोले। क्या? नई गैस की बात करते हैं ना, पुरानी गैसेस तो आपने बहुत सुन ली। H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। बेटा इस गैस की खासियत पता है आपको? आजकल अगर आप जावेद निहारी वाले रोड से गुजरे तो जावेद निहारी वाले रोड पे आपको बड़ी मकदार में उबलते हुए गटर और गटर का पानी मिलेगा। बेटा दिस गैस इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड इन सेवरेज लाइंस। और आपको पता है कि इसी की स्मेल होती है गटर के पानी। और आपको पता है सेकेंड ईयर में आप इसको प्रैक्टिकल में यूज करोगे गटर के पानी को। ठीक है, तो कोई नई बात करें ना, पुरानी पुरानी तो आपको सबको पता है। H2S गैस, अमाउंट इसका भी 1 मोल ले लें, कंडीशन रखें एसटीपी, तो बताओ वॉल्यूम कितना होगा? किसी भी गैस का 1 मोल, कोई भी गैस हो, किसी भी गैस का 1 मोल एसटीपी पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4 डीएम क्यूब। और बेटे 1 मोल है तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23। तीसरी गैस, हाँ भाई बताओ, तीसरी गैस कौन सी रखे बच्चों? अब ऑक्सीजन रख लें, चले सांस भी नहीं रखे ऑक्सीजन। और बोले कौन सी गैस पसंद है बेटा? चलो एक और बदबू वाली गैस, अमोनिया। अमोनिया, अमोनिया की स्मेल सूंघिए, छोड़े। अगर बेटा इसका भी 1 मोल है, 1 मोल ले, कंडीशन रखें एसटीपी, मुझे बताओ कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? 22.4 डीएम क्यूब। और 1 मोल है तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब जरा बेटा स्टेटमेंट अप्लाई कर लो। अब जरा स्टेटमेंट अप्लाई कर लो। मैंने क्या बोला था कि अगर मुख्तलिफ गैसेस की 3 चीजें सेम होंगी, क्या क्या? वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर। तो देखो बेटा 3 मुख्तलिफ गैसेस हैं, तीनों का वॉल्यूम सेम है, तीनों का टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम है।
तो देखो तीनों में मॉलिक्यूल्स की तादाद भी सेम है। यही थी स्टेटमेंट कि अगर मुख्तलिफ गैसेस का वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा तो मॉलिक्यूल्स की तादाद भी सेम होगी। ये है बेटा एवोगाड्रोस लॉ को एक तरह से हमने वेरीफाई किया। बेटा समझ में आ गई सबको बात? अच्छी तरह से क्लियर हो गया बेटा? मैं नीचे लिखना शुरू कर रहा हूं। बाय द वे आखिरी हेडिंग है इस लॉ की, वही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है भाई, इंटरप्रिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है भाई, ये लास्ट हेडिंग है और इस पर ये लॉ मुकम्मल हो जाएगा। एवोगाड्रोस लॉ वो वाहिद लॉ है जो एक लेक्चर में पूरा हो जाता है लिखने के साथ। चले भाई लिख लें। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, pressure of a gas is due to the collisions of molecules with the walls of container। बेटा आपको बताया ना, चौथा पोस्टुलेट है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक एक गैस का प्रेशर क्यों होता है भाई बताओ? हमने पढ़ी है सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी ही। ये चौथा पोस्टुलेट मैंने इसके सामने लिखा है कि भाई एक गैस का प्रेशर होता है कोलिजन्स की वजह से। ठीक है बेटा, एक गैस का प्रेशर किसकी वजह से होता है? कोलिजन्स की वजह से। बेटा गैस के मॉलिक्यूल्स जिस कंटेनर, तो इन कोलिजन्स की वजह से क्या होता है? गैस का प्रेशर। ठीक है भाई, अब व्हेन डिफरेंट गैसेस ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम at same temperature, comma their pressure is also same, since pressure is due to the collisions of molecules, comma equal pressure suggest equal number of molecules। ये है बेटा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पूरी। हाँ भाई क्या कह रहे हैं देखो, कह रहे हैं काइनेटिक थ्योरी के चौथे पोस्टुलेट के मुताबिक एक गैस का जो प्रेशर होता है, ठीक है बेटा, वो किसकी वजह से होता है? ठीक है बेटा, एक गैस का प्रेशर जो है वो किस वजह से होता है? मॉलिक्यूल्स के कोलिजन्स की वजह से। अब मैंने क्या किया बेटा, 3 कंटेनर लिए इक्वल वॉल्यूम वाले। पहले कंटेनर में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, तीसरे कंटेनर में भरी अमोनिया गैस। तीनों का वॉल्यूम सेम है।
और तीनों को एक ही कमरे में रखा हुआ है, तो जो कमरे का टेम्परेचर होगा वही तीनों गैसेस का, यानी कि टेम्परेचर भी तीनों का क्या होगा, सेम। ठीक है बेटा, दोबारा कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैंने 3 इक्वल वॉल्यूम वाले कंटेनर लिए। एक कंटेनर में भरी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे में भरी हाइड्रोजन सल्फाइड, तीसरे में भरी क्या, अमोनिया। और बेटा तीनों को एक ही कमरे में छोड़ दिया ताकि तीनों का टेम्परेचर क्या रहे, सेम। फिर मैंने तीनों के ऊपर एक डिवाइस लगाई जिसे बैरोमीटर कहते हैं। बैरोमीटर वो डिवाइस है बेटा जो प्रेशर बताती है। क्या बताती है, प्रेशर। तीनों सिलेंडर्स के ऊपर मैंने बैरोमीटर लगाया तो तीनों का प्रेशर भी क्या आया, सेम। अब क्योंकि प्रेशर होता है मॉलिक्यूल्स के कोलिजन्स की वजह से, ठीक है बेटा, प्रेशर किस वजह से होता है, मॉलिक्यूल्स के कोलिजन्स की वजह से। तो अगर प्रेशर इक्वल है इसका मतलब कोलिजन्स भी इक्वल हो रहे हैं। और बेटा इक्वल कोलिजन्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की तादाद भी इक्वल है। तो बेटा ये बात हमने लॉजिकली एक्सप्लेन की कि अगर एक गैस का, अगर मुख्तलिफ गैसेस का वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो तो मॉलिक्यूल्स की तादाद क्यों सेम होगी, क्योंकि बेटा इक्वल प्रेशर सजेस्ट करेगा किस चीज को, इक्वल कोलिजन्स को। और इक्वल कोलिजन्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो बेटा इस तरह साबित हुआ कि अगर मुख्तलिफ गैसेस का वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा तो उनमें मॉलिक्यूल्स की तादाद भी सेम होगी। बेटा यहाँ पे एवोगाड्रोस लॉ पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले बेटा, अदरवाइज क्लास एंड करेंगे। ठीक है बेटा, सबको सब कुछ समझ में आ गया तो अल्लाह हाफिज।